नमस्कार दोस्तों, रिवाइज चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीजीएल 2021 का 12 अप्रैल को जो तीसरा शिफ्ट हुआ था वो हम लोग डिटेल में सॉल्व करेंगे। वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हम लोग सॉल्व करते आए हुए हैं। 25 क्वेश्चन को एकदम डिटेल में सॉल्व करेंगे। हर एक छोटा चीज़ हम लोग समझेंगे और रिलेटेड जो फॉर्मूला है, रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग रिवाइज के लिए यहाँ पे ऐड कर लेंगे। क्लियर है क्या? इसके पहले 11 तारीख में 3 शिफ्ट हुआ था और 12 का 2 शिफ्ट। इसका पहले का 5 शिफ्ट हम लोग डिटेल में सॉल्व कर चुके हैं। उनका जो बेस्ट क्वेश्चन है वो भी हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो फ्री में। ठीक है, आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो आप ध्यान रखो, आप जब वीडियो से प्रैक्टिस कर रहे हो तो वीडियो को, क्वेश्चन को देखने के बाद आप पॉज कर लो, आप अपने हिसाब से करो। उसके बाद आप देखो वीडियो में जैसा सोल्यूशन किया गया है आपके साथ मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आपको पॉज जरूर करना है अगर आपको खुद से सीखना है तब। तो स्टार्ट किया जाए क्या? चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपका डीआई का हिस्टोग्राम से। क्या पूछा जा रहा है? डीआई का क्वेश्चन है तो डायरेक्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। अगर तब समझ में नहीं आया तो पीछे वाला इंफॉर्मेशन जो दिया हुआ है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है व्हिच स्टेट हैज एम्प्लॉयड यूथ लेस देन 80% ऑफ इट्स टोटल यूथ पॉपुलेशन। अच्छा, क्वेश्चन को एक बार अच्छे से समझ लीजिए। कौन सा ऐसा, मतलब कौन सा ऐसा स्टेट है जिसके अंदर टोटल यूथ जो है उसका 80% से लेस जो है आपका एम्प्लॉयड यूथ है। क्लियर है बात? देखिए डाटा में यहाँ पे यूथ का दिया गया है, एम्प्लॉयड यूथ का दिया गया है। अब पूछा जा रहा है यूथ का 80% से कम है एम्प्लॉयड यूथ का नंबर। क्लियर हुआ? अच्छा, देखिए ए बी सी डी ई 5 स्टेट है, तो 5 स्टेट के केस में हम लोग चेक नहीं करेंगे। हम लोग पहले ऑप्शंस की तरफ ध्यान देंगे कि ऑप्शंस में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। देखिए पहला ऑप्शन बी एंड डी है, दूसरा ऑप्शन सी एंड डी है, तीसरा ऑप्शन डी है। ठीक है, तो डी होने का चांसेस सबसे ज़्यादा है। पहले हम लोग डी को चेक कर लेंगे। ठीक है, देखिए 80% मतलब आपको सीधा माइंड में आ जाना चाहिए 4/5, 20% होता है 1/5, 40% 2/5, 60% 3/5। ठीक है, अच्छा तो 80% 4/5 है, 80% से कम है। अच्छा, डी का टोटल पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन नहीं, टोटल नंबर ऑफ यूथ कितना है? 10 है। अच्छा, 10 का 80% कितना आ रहा है? इंटू 4/5, तो 5 8 40, तो 8 आ रहा है। तो देखना है क्या 8 से कम है कि नहीं। हाँ 7.5 है तो 8 से कम है, मतलब डी तो होगा ही होगा। ठीक है, तो डी अगर हो गया तो ए बी सी तीनों में से एक हो सकता है। अब देखना है बी और सी होगा कि नहीं। बी का कितना है? बी का टोटल यूथ है 8, इसका 4/5, तो 8 4 32, मतलब 32 है, तो आपका कितना आ जाएगा? 32/5, तो 6.4 आ रहा है। कितना है? 7, मतलब ज़्यादा है, तो बी होगा नहीं। ठीक है, ये आपका बी के लिए है, ये आपका डी के लिए है। अच्छा, सी का चेक कर लेते हैं क्योंकि सी एंड डी भी हो सकता है। सी का कितना है? 11.5, तो 11.5 इंटू आपका 4/5, तो 5 23, तो 2.3 आ जाएगा। और 23 इंटू 4 कितना होता है? 92, तो 9.2 है। कितना? 10 है, मतलब 9.2 से ज़्यादा है, तो बी भी आपका नहीं होगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। जब इस तरह का क्वेश्चन आए आपको कोशिश करना है कि ऑप्शंस को थोड़ा सा पहले देख लेने के लिए, तो दैट आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा हो सकता है। आप ऐसा मत करिए कि बिना ऑप्शन को देखते हुए ए बी सी डी ई पांचों के लिए आप कैलकुलेट कर रहे हो। ठीक है, उसमें टाइम भी ज़्यादा जाएगा। क्वेश्चन है आपका परसेंटेज से। बोला जा रहा है अ पर्सन सैलरी वाज डिक्रीज बाई 50%, सब्सिक्वेंटली इंक्रीज बाई 50% एंड देन इंक्रीज बाई 100%। ठीक है, तो हाउ मच परसेंटेज डज ही लॉस और गेन, कितना लॉस और गेन हुआ है। ठीक है, अच्छा देखिए इस तरह का क्वेश्चन में जब इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज ऐसा दिया हुआ हो हम लोग ए बी मेथड लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ए बी मेथड बेस्ट रहता है जब 2% दिया गया है, तब सही रहता है। यहाँ पे आपको 2 बार ए बी मेथड लगाना पड़ेगा, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए पहला क्या हुआ है? डिक्रीज बाई 50%, 50% मतलब हाफ,
तो डिक्रीज किया गया है, 2 में 1 डिक्रीज किया गया, तो कितना बनेगा, 2 से 1 ही बनेगा। क्लियर है क्या? अच्छा, सब्सिक्वेंटली इंक्रीज बाय 50%, तो 50% होता क्या है, हाफ, तो 2 में 1 बढ़ा, तो बढ़ के कितना हुआ ना, 3 हो गया। एंड देन इंक्रीज बाय 100%, 100% मतलब क्या, 1, तो 100% बढ़ेगा तो क्या, 1 से 2 हो जाएगा। ठीक है, 1 से 2 हो जाएगा, 2 2 कट जाएगा, तो रह क्या, क्या रह गया, 2 से 3, 2 से 3 मतलब हाफ, हाफ मतलब 50% गेन, मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है? क्वेश्चन है आपका प्रॉफिट एंड लॉस से, बोला जा रहा है अ डीलर अलाउज हिज कस्टमर्स अ डिस्काउंट ऑफ 18% एंड गेन्स 24%। ठीक है, तो 18% डिस्काउंट देने के बाद भी उसका 24% गेन होता है। इफ एन आर्टिकल कॉस्ट 1560 टू द डीलर, व्हाट इज इट्स मार्क प्राइस? क्या दिया है, टू द नियरेस्ट, ध्यान रखना है, अगर टू द नियरेस्ट दिया है मतलब कैलकुलेशन जो होगा अप्रोक्सीमेट होगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ये मेंशन कर दिया करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस नियरेस्ट, ठीक है, मतलब कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ बन सकता है क्योंकि आपको अप्रोक्सीमेट करना पड़ेगा। क्लियर है? अच्छा देखिए आप, तो इस ये एक फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है, एक बहुत ही फेमस रिलेशन है प्रॉफिट एंड लॉस का, सीपी और एमपी, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस के अंदर। ठीक है, रिलेशन मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ ऐड करके। देखिए ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन को हम लोग तभी यूज कर पाएंगे जब क्वेश्चन में आपका डिस्काउंट और उसके साथ या तो परसेंट या तो प्रॉफिट या लॉस आपका दिया गया हो। क्लियर है बात? इसको हम लोग तभी यूज कर पाएंगे। कैसे आता है, दोनों तरफ जब एसपी को हम लोग इक्वल करते हैं सेलिंग प्राइस को, तब ये इक्वेशन बनता है। ठीक है, अगर कॉस्ट प्राइस के ऊपर प्रॉफिट हुआ तो 100 प्लस पी, तो सीपी इंटू 100 प्लस पी बाई 100। अगर लॉस हुआ तो सीपी इंटू 100 माइनस एल बाई 100। ठीक है, ये हो गया सेलिंग प्राइस। ऐसे ही मार्क प्राइस के ऊपर अगर डिस्काउंट देंगे तो सेलिंग प्राइस बनेगा, तो एम पी इंटू 100 माइनस डी बाई 100। ठीक है, ये होता है सेलिंग प्राइस। बहुत ही फेमस आपका रिलेशन है, बहुत जगह काम आता है और कैलकुलेशन को आपको शॉर्ट करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, देखिए तो कैसे करेंगे ना, डिस्काउंट दिया है आपका 18%। अच्छा, तो सीपी कितना ना, सीपी है 100 में से 18 घटाना पड़ेगा, तो 90 आएगा पहले, फिर 8 जाएगा तो आपका 82 आ जाएगा। गेन्स 24, तो नीचे आ जाएगा क्या, 124। यह है सीपी बाई एमपी का रेशियो। क्वेश्चन में दिया गया है 1560, क्या है 1560 है आपका सीपी, आपको फाइंड करना है एमपी, मैं एक्स लिख रहा हूँ, तो आ जाएगा एक्स का वैल्यू कितना ना, 1560 इंटू 124 बाई है आपका 82, तो अगर 2 से काटेंगे तो 41, देन यहाँ पे आ जाएगा 62। क्लियर है क्या अभी तक? अच्छा आगे देखिए, आगे यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन कैलकुलेशन होगा, तो कैसे करेंगे देखिए, 1560 इंटू 62 बाई 41, तो हम लोग क्या करते हैं 62 को काटने की कोशिश करते हैं 41 से। ठीक है, छोटा छोटा नंबर है तो आसानी होगा, पॉइंट में तो आएगा ही लेकिन आसानी होगा। तो 1 से जाएगा तो कितना आ गया, 2 और 1 और 0 आएगा, 42 5 कितना होता है 205। ठीक है, तो 1.5 होगा। ठीक है, मतलब लगभग 1.5 और एक अगर जाएंगे तो बढ़ेगा। ठीक है, लगभग 1560 का 1.5 मतलब क्या ना, 1560 तो आएगा ही, प्लस आएगा इसका हाफ। देखिए कैसे कर रहे हैं, 1 प्लस 0.5, 0.5 मतलब क्या, 5/10, तो 1 प्लस 5/10 मतलब 1 प्लस 1/2। तो इसके साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे 1560, तो 1560 इंटू उसका हाफ, तो 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 2 7 14, 2 8 16, 0, तो 0 4 22, 15 7 22 और 1 23, तो 2340 के आसपास होना चाहिए। आप देख रहे हो ऑप्शन पे आपका 2359 है, 2359। ठीक है, तो आप बोल सकते हो ऑप्शन ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। जब आप अप्रोक्सीमेशन कर रहे हो आपको वहां पे भी ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि आप करते ही जा रहे हो। ठीक है, 3 4 डेसिमल प्लेस तक आप निकलते ही जा रहे हो और आपको एकदम एक्यूरेट फाइंड करना है। देखिए बहुत कम ऐसा ऑप्शन रहेगा जहां पे आपका जो ऑप्शन है बहुत क्लोज रहेगा,
डिफरेंस बहुत कम रहेगा, तब इन दैट केस आपको करना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पे जो है आप देख रहे हो ऑप्शन जो है गैप गैप में है। जैसे 2359 के बाद कितना है, 2565, बहुत गैप है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है आपका 3D मेंसुरेशन से बोला जा रहा है हाउ मेनी सॉलिड स्मॉल सॉलिड स्फीयर्स ईच ऑफ, जिसका रेडियस है 5 mm, कैन बी मेड आउट ऑफ मेटालिक सॉलिड कोन हुज बेस हैज रेडियस इतना, हाइट इतना। अच्छा, तो एक कोन है जहां से हम लोगों को छोटा छोटा स्फीयर बनाना है। तो सिंपल बात है, लॉजिक तो ही रहेगा कि वॉल्यूम इक्वल होगा दोनों का। अच्छा, तो कोन का वॉल्यूम में अगर स्फीयर का वॉल्यूम डिवाइड करेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कितना स्फीयर हम लोग को चाहिए। कोन का कितना आ जाएगा, 1/3 इंटू, अच्छा एक बात ध्यान दीजिए, कुछ कुछ क्वेश्चन में आपको ये देखने को मिलेगा कि यूनिट का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे कोन के लिए है सेंटीमीटर पे और आपका स्फीयर के लिए है मिलीमीटर पे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हालांकि इससे चेंजेस जो आएगा वो तो नंबर ऑफ जीरोस पे ही आएगा, है कि नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। अच्छा, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई तो ऊपर कट ही जाएगा, लेकिन मैंने फिर भी लिख दिया आर स्क्वायर एच, तो 21 इंटू 21 इंटू 30। ठीक है, 1 सेंटीमीटर दैट इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तो 2 बार आर में 1 बार हाइट में 3 आ जाएगा। बाई नीचे क्या आएगा, नीचे आ जाएगा आपका 4/3 इंटू पाई इंटू आपका आर क्यूब। तो 5 को 3 बार लिखेंगे। ठीक है, अच्छा आगे देखिए, पाई पाई कट जाएगा, 3 3 कट जाएगा, तो नीचे 4 रह जाएगा। तो 4 से कर काटेंगे तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका 25 250। ठीक है, 5 5 25 से कटेंगे तो 10 आ जाएगा और 5 से कटेंगे तो 2 आ जाएगा। तो देखिए एक जीरो रहेगा लास्ट में, और यूनिट डिजिट देख सकते हैं क्या, यूनिट डिजिट यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, तो छोड़ दीजिए। आपका 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441 होता है, इंटू होगा आपका 60। देखिए 0 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 4 आएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, पूरा करने का आपको ज़रूरत नहीं है। जब आप कैलकुलेशन कर रहे हो आपको अंधा बन के कैलकुलेशन करने का ज़रूरत नहीं है कि आप कैलकुलेशन को पूरा ख़त्म करोगे उसके बाद आप ऑप्शन देखोगे। आपको ये हैबिट बनाना है कि कैलकुलेशन करते हुए बीच में आपको ऑप्शंस की तरफ देखना है। ठीक है, तभी आप टाइम को सेव कर पाओगे। DI का हिस्टोग्राम से क्वेश्चन को लिया गया है। क्वेश्चन को पढ़ेंगे डायरेक्ट, उसके बाद अगर समझ में नहीं आया तब पीछे में दिया गया इन्फॉर्मेशन को हम लोग पढ़ेंगे। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड 20 और मोर मार्क्स। अच्छा, मतलब 20 या उससे ज्यादा मार्क्स स्कोर किया है ऐसा स्टूडेंट का परसेंटेज कितना। तो देखिए 20 से ज्यादा बोला जा रहा है, 20 से ज्यादा मतलब ये वाला पार्ट। तो इसमें क्या क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, 5 आ रहा है, तो 10 और 5 15 हो गया। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ऐड करना पड़ेगा, या क्वेश्चन में दिया हुआ है, देख लेते हैं। फॉलोइंग हिस्टोग्राम शोज द मार्क्स स्कोर्ड बाय 40 स्टूडेंट्स। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, 40 है, तो 15/40 इंटू आपका कितना हो जाएगा ना, 100 हो जाएगा। अब देखिए ये काटेंगे और यहाँ पे देखिए कितना आ रहा है। ऐसा तो आपको दिख ही रहा है कि 4 3 से जाएगा, मतलब 3.3 तो आएगा ही पहले, उसके बाद कुछ आएगा। ठीक है, तो ऐसा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। और आप अगर 8 से करते तो आपका 8 से नहीं 5 से करते तो 5 3 15, 5 8 40, तो 3/8 क्या होता है, 37.5। क्लियर है। क्वेश्चन है आपका एल्जेब्रा से। देखिए 8k⁶ प्लस 15k³ - 2 इसका दिया गया है। तो बोला है k + 1/k फाइंड करना है। अच्छा देखिए ये थोड़ा सा आपको नया टाइप का लग सकता है, 8k⁶ प्लस 15k³ - 2 दैट इज इक्वल टू 0। तो हम लोग मान लेते हैं कि k³ जो है दैट इज आपका a। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, k³ अगर a होगा तो k⁶ क्या हो जाएगा ना, a² हो जाएगा। तो 8a² प्लस 15a - 2 दैट इज इक्वल टू 0, ये हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिए पूरा इक्वेशन को नहीं लिखेंगे, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 8 दूनी 16, तो +16 - 1। क्लियर है। अब a का वैल्यू क्या होगा ना, साइन ऑपोजिट होगा और a² का कोफिशिएंट नीचे चला जाएगा।
तो साइन अपोजिट होगा तो मतलब -16/8 और आपका क्या हो जाएगा 1/8। ठीक है, यह है ए का वैल्यू, मतलब ये किसका वैल्यू है, ये है आपका के क्यूब का वैल्यू। इतना क्लियर है क्या? पूरा हम लोग सॉल्व नहीं करते, ध्यान दीजिएगा, ऐसे हम लोग तोड़ लेंगे, पहले हम लोग ऐसे तोड़ लेंगे। ठीक है, वो लॉजिक आपको पता रहना चाहिए कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। 4 साइन के लिए होता है प्लस 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 माइनस 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 प्लस। क्लियर है क्या? उसके बाद साइन को चेंज करके लिखते हैं और ए स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, मतलब जो ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में है, उसको हम लोग नीचे यहाँ पे लिख देंगे। क्लियर है? आगे देखिए, अब के क्यूब का वैल्यू -2 तो नहीं हो सकता है। अगर 1/8 हुआ तो के का वैल्यू कितना हो जाएगा, के का वैल्यू हो जाएगा हाफ। तो क्या पूछा जा रहा है, के प्लस 1/k, तो हाफ प्लस आपका 1/2 मतलब 2, क्या हो जाएगा 2 1/2। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपका जियोमेट्री से, जियोमेट्री का ट्राइंगल से। द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल्स दिया हुआ है ऐसे एक्स के फॉर्म में, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। इससे आसान क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, आपको पता है तीनों को ऐड करके आपको 180 के साथ इक्वल करना है, लेकिन कैसे करेंगे देखिए, पूरा लिखेंगे नहीं। ठीक है, यहीं पे जैसे आप स्क्रीन पे, कंप्यूटर स्क्रीन पे देख रहे हो, आपका कॉपी आपके टेबल में है, आप डायरेक्ट सॉल्व कर लो टेबल में। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे, कैसे ऐड करेंगे। देखिए 8 और 6 14, 14 और 4 18, तो 18x हो गया, माइनस 15 और 11 कितना हो गया 26, 26 माइनस 10 ऐड होगा, माइनस है तो 36, दैट इज इक्वल टू 180। तो 18x का वैल्यू कितना हो गया 216, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 18 1 18, 3 रह गया, 18 दूनी 36, तो x का वैल्यू हो गया b। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका प्रॉफिट एंड लॉस से। बोला जा रहा है आदित्य सेल्स 2 रिस्ट वॉचेस फ्रॉम हिज पर्सनल कलेक्शन फॉर ₹12,600 each. On the first watch he gains 26% and on the second he loses 10%. His overall gain or loss percentage. अच्छा, ध्यान दीजिएगा एक चीज, यहाँ पे जो दिया गया है 12,600 करके, ये दिया गया है आपका हर एक का सेलिंग प्राइस। क्लियर है बात? अगर ये बोला जाता कि दोनों का जो कॉस्ट प्राइस है, हर एक का कॉस्ट प्राइस 12,600 करके है, तब दिक्कत नहीं रहता। तब हम लोग a प्लस बी, जो हम लोग सीखे हैं AB मेथड, a प्लस बी प्लस AB/100 करके कर देते, तो हम लोग का नेट परसेंटेज जो है या नेट लॉस जो है वो हम लोग का आ जाता। क्लियर है? अगर ये बोलता कि दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम है, लेकिन अगर दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, तब हम लोगों को अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि ओवरऑल लॉस और गेन हम लोग जो फाइंड करेंगे वो तो कॉस्ट प्राइस के ऊपर फाइंड करेंगे, है कि नहीं? क्लियर है? तो ये लॉजिक क्लियर रहना चाहिए। मतलब बहुत लोग क्वेश्चन को देखते ही सोच लेता है कि ये भी मेथड लगा देंगे, लेकिन ए बी मेथड से ये क्वेश्चन होगा नहीं, क्योंकि दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। ए बी मेथड तभी लगेगा अगर दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम हुआ। ठीक है, देखिए, अच्छा, तो हर एक को बेच रहा है 12,600 में, पहले में 26% प्रॉफिट कर रहा है, मतलब क्या 100 से 126 पहला के लिए, और दूसरे में 10% लॉस हो रहा है, तो 100 से कितना बन रहा है 90। अब 126 बन रहा है तो 12600, इसका वैल्यू कितना है 126, तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा ना, आप देख सकते हो 10,000 हो जाएगा। यहाँ पे जो है आपका 12600, ये किसका वैल्यू है 90 के बराबर है, इंटू 100, तो 14 9 होता है 126, 10 काटेंगे तो कितना आया 14,000। अब देखिए ये जो 10,000 आया और ये जो 14,000 आया, ये क्या है, ये इन दोनों रिस्ट वॉचेस का कॉस्ट प्राइस है। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना ना आपका 24,000 है। क्लियर है इतना? टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो रहा है ना 12,600 इंटू 2, या 12,600 प्लस 12,600, तो 00 6 दूनी 12, एक रह गया 24 25, तो 25,200 जो हो गया आपका दोनों का सम ऑफ सेलिंग प्राइस हो गया। क्लियर है इतना? अब देखिए आपको नेट गेन और लॉस बताना है, तो कितना प्रॉफिट हो रहा है ना 1,200 प्रॉफिट हो रहा है, 1,200 हो रहा है आपका प्रॉफिट। कितने में हो रहा है? हो रहा है आपका 24,000 में। अब यहाँ से देखिए 1,200 का प्रॉफिट हो रहा है, 24,000 में हो रहा है, अभी इंटू 100 करेंगे तो आंसर हम लोग का आ जाएगा।
लेकिन अब एक चीज देखो, सिर्फ जीरो को हम लोग सोचेंगे ही नहीं। अगर 24 से काटेंगे तो 24 5 120, तो आपका हो गया 5% गेन। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या? जब आप कैलकुलेशन कर रहे हो, आप अगर देख पा रहे हो कि डायरेक्ट ऐसे कट रहा है, तो जीरो के बारे में आपको सोचना ही नहीं है, वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। क्लियर है क्या? चलिए, क्वेश्चन है आपका नंबर सिस्टम से। क्वेश्चन में बोला जा रहा है दिस इज डिविजिबल बाई 88, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b टू द पावर a। ठीक है, देखिए पहली बात कि हम लोग 88 को क्या करेंगे, तोड़ लेंगे दो को प्राइम नंबर में। तो एक होगा 8, दूसरा होगा 11, 11 8 88। ठीक है बात। अब देखिए क्या दिया हुआ है ना, 8a 514 6b। ठीक है, अब देखिए पहली बात, 8 का डिविजिबिलिटी रूल हम लोग को चेक करना है, तो हम लोग को b का वैल्यू मिल जाएगा। अगर हम लोग 11 का डिविजिबिलिटी रूल फाइंड करेंगे तो a का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, 8 का डिविजिबिलिटी रूल होता क्या है ना, 8 होता है आपका 2 का क्यूब। तो कोई भी नंबर का हम लोग क्या करते हैं, लास्ट 3 डिजिट को हम लोग देखते हैं। अगर कोई भी नंबर का लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हुआ तो वो नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगा। अब इससे भी आगे कुछ है, आगे क्या है ना, कोई भी नंबर का जो 100 प्लेस में रहता है, जैसे यहाँ पे 4 है, ठीक है, ये क्या हो सकता है, ये इवन हो सकता है या तो ये ऑड हो सकता है। क्लियर है बात? आगे वाला बात बोल रहा हूँ, थोड़ा सा एडवांस है, इसको दिमाग पे रखिए और भी आपका स्पीड बढ़ेगा। अगर 100 प्लेस पे जो नंबर है वो अगर इवन हो सकता है या तो ऑड हो सकता है। अगर इवन होगा तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग लास्ट दोनों में चेक करेंगे, जो है यहाँ पे 6b। अगर इवन हुआ, जो कि यहाँ पे है, लेकिन अगर ऑड हुआ तो करना क्या है, अगर ऑड हुआ तब हम लोग क्या करेंगे, लास्ट का जो 2 डिजिट है उसके साथ 4 ऐड कर देंगे, फिर जो आएगा उस पर हम लोग देखेंगे वो 8 से डिविजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर वो 8 से डिविजिबल हुआ तो नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर वो 8 से डिविजिबल नहीं हो रहा है तो नंबर 8 से डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर हुआ बात? यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है आपका 4, 4 है, मतलब हम लोग लास्ट दोनों में चेक कर सकते हैं क्योंकि इवन नंबर है। तो 6b, अब 8 का टेबल अगर हम लोग देखेंगे तो 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72, 8 10 80। तो आप देख पा रहे हो एक ऐसा नंबर है 64 जहाँ पे 6 भी है, और तो b इजिकल टू क्या हो जाएगा, b इजिकल टू हो जाएगा 4। ठीक है, अब ऐसे ही पहले लोग क्या करेगा, पहले 8 का चेक करेगा, b का वैल्यू फाइंड करेगा, फिर 11 का करेगा, a का वैल्यू फाइंड करेगा। लेकिन आप थोड़ा क्वेश्चन देखो क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपका b टू दी पावर a, b टू दी पावर a। ठीक है, b का वैल्यू हम लोगों को इतना तक, आधा तक किए, हम लोगों को मिल गया 4। अब एक चीज, अब ऑप्शंस की तरफ देखिए, ऑप्शंस में 81 है, 12 है, 15 है और 64 है। ठीक है, तो इसमें से a का वैल्यू मान लीजिए 3 4 5 6, एक से लेकर मान लीजिए कोई भी नंबर हो गया, तो वो तो होगा 4 का ही ना, 4 का ही क्यूब होगा, या 4 का ही 4 टू दी पावर 4 होगा, या 4 टू दी पावर 5 होगा। तो जो नंबर यहाँ पे आएगा वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए, है कि नहीं? अब देखिए 12 जो है 4 से डिविजिबल है, लेकिन 12 क्या 4 के पावर में आता है? 4 के पावर में 1 रहेगा तो 4, 2 रहेगा तो 16, तो 12 तो नहीं आएगा, लेकिन 64 आ सकता है अगर 4 का क्यूब बना तब। तो यहीं से हम लोग बोल सकते हैं बिना पूरा क्वेश्चन को सॉल्व किए कि ऑप्शन आपका डी जो है हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऐसे अगर आप लोगों को फाइंड करना है तो आप लोग देख सकते हो 11 का जो डिविजिबिलिटी रूल है, हम लोग ऑल्टरनेट प्लेसेस का सम लेते हैं। तो 8 और 5 13, 13 और 4 17, 17 प्लस बी, बी क्या है 4, मतलब 17 प्लस 4 21। तो 21 माइनस आपका ऑल्टरनेट प्लेसेस का सम क्या हो जाएगा, a प्लस 1 प्लस 6, मतलब 7 प्लस a, दैट विल बी इक्वल टू, ये 0 हो सकता है, 11 हो सकता है, 22 हो सकता है, मतलब आपका जो डिफरेंस है ऑल्टरनेटिव प्लेसेस का सम का, वो 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखिए क्या आ रहा है ना, आ रहा है आपका 14 माइनस a दैट इज इक्वल टू 0, 11 22। तो 0 तो होगा नहीं, तब a का वैल्यू 14 आ जाएगा, ये सिंगल डिजिट है। तो अगर 11 लेंगे तो a का वैल्यू आ जाएगा 3, तो 4 क्यूब बन गया तो 64 हो गया। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने का ज़रूरत है नहीं। क्लियर है बात? देखिए बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में, डिफरेंट पैटर्न का क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन को जितना सॉल्व करने के बाद आप आंसर टिक कर सकते हो, लॉजिक लगा के आप आंसर टिक किया करो। ठीक है, उससे आपका टाइम बचेगा। यहाँ पे जो टाइम बचेगा आप इंग्लिश में, रीजनिंग में दे सकते हो। क्लियर है बात? क्वेश्चन है आपका 2D मेंसुरेशन का,
साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से बोला जा रहा है इन ए सर्कल ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पी, मतलब डायगोनल्स जो है पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, अच्छा, एंड बी ए सी 48, देख लेते हैं। यह है आपका सर्कल, अच्छा, इसके अंदर ए बी और ए सी के बराबर है, अच्छा, देख लीजिए। ए है ये है बी, ये है सी और ये है डी, और ए बी और ए सी जो है आपका बराबर है कि नहीं? तो हम लोग ये कर सकते हैं, डायग्राम को थोड़ा सा ऐसे बना ले तो थोड़ा सा लगेगा कि ए बी और ए सी बराबर है। अच्छा, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, ए सी एंड बी डी आपका पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और ए बी एंड ए सी बराबर है, मतलब ये है ए बी और ये है ए सी, ये दोनों बराबर है। बी ए सी जो है क्या है ना, बी ए सी है 48 डिग्री। आपको फाइंड क्या करना है, ए डी सी फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, ठीक है। अब देखिए, जब भी बोल देगा क्वेश्चन में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो आप ये समझ जाओ आपको ये प्रॉपर्टी यूज करना है कि ऑपोजिट जो एंगल्स रहता है उसका जो सम रहता है दैट इज 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल सी 180 होगा, एंगल बी प्लस एंगल डी 180 होगा। तो ए डी सी फाइंड करना है, तो अगर हम लोग को एंगल बी मिल गया तब हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल ए डी सी का वैल्यू क्या आएगा। अब देखिए, इन ट्राइंगल ए बी सी जो है, ए बी सी मतलब आपका ये वाला ट्राइंगल, इसमें क्या हो रहा है ना, आपका ए बी और बी सी बराबर है, ये जो है और ये जो है बराबर है। तो इसका जो अपोजिट एंगल्स है, इक्वल साइड का जो अपोजिट एंगल है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये आपका बराबर होना चाहिए, है कि नहीं? तो ये अगर 48 है तो एंगल बी प्लस सी कितना हो जाएगा, बी प्लस सी हो जाएगा आपका, बी प्लस सी हो जाएगा आपको 180 माइनस 48, तो 140 आ गया माइनस 8, तो 132 आ गया। क्लियर है क्या? 132 आ गया। अब 132 को दोनों में तोड़ेंगे क्योंकि दोनों इक्वल है, तो ये हो जाएगा 66, ये हो जाएगा आपका 66। अब b प्लस डी क्या है, 180 है, तो 180 माइनस 66 क्या कितना आ जाएगा, 180 माइनस 66, तो 120 माइनस 6 तो 114, तो ये हो जाएगा 114। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका एल्जेब्रा से। देखिए, क्वेश्चन में x माइनस वाई प्लस जेड इजिकल टू 0 दिया हुआ है, इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। जो वैल्यू आपको आंसर में दिया गया है वो है आपका नंबर दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग वैल्यू पुटिंग तो लगा ही सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको इस तरह से लगाना है, आपको इस तरह से x y और z का वैल्यू लेना है, सो दैट ये जो ऑपरेशंस है यहाँ पे x माइनस वाई प्लस जेड, ये करने के बाद आपका 0 आ जाए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब देखिए एक चीज़, क्या कर सकते हैं हम लोग, x y और है आपका z, तो हम लोग x की जगह 1 ले, y की जगह 1 ले, तो z की जगह 0 कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो नीचे वाला पार्ट है, यहाँ पे हर एक में देखिए एक्स जेड है, वाई जेड है, एक्स वाई है, ठीक है। तो तीनों में से किसी को भी हम लोग 0 नहीं ले सकते हैं, ये आपका ध्यान रहना चाहिए। जब भी आप वैल्यू पुट करो तो आप ये देख लो कि कौन सा केस में अनडिफाइंड आ रहा है, कौन सा हम लोग 0 नहीं कर सकते, मतलब तीनों में से किसी को भी हम लोग 0 नहीं ले सकते, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अच्छा, कैसे आप समझोगे कि नहीं लेना है, अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा हुआ तो एग्जाम में आपको देखते ही समझ में आ जाएगा। लेकिन आप अगर पहला पहला कर रहे हो और एग्जाम में जाकर इसको अप्लाई कर रहे हो, तब तो आपको टाइम कंज्यूम होगा। आगे देखिए क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग ना x और z इन दोनों का समीशन y से बराबर होना चाहिए, तो y को अगर 2 मान ले तो इन दोनों को एक एक करके दे सकते, क्या हो सकता है ये, ठीक है। आप वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, तो y का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, 2 इंटू एक्स इंटू जेड, दोनों है 1 1, तो ये आ जाएगा 2, माइनस x का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1, 2 इंटू वाई जेड, वाई और जेड दोनों का क्या है 2 इंटू 1, तो 2 आ गया, तो ये 4 बन गया, माइनस जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर क्या है 1 है, बाई 2xy, x से 1 y है 2, मतलब ये 4 आ जाएगा। तो क्या आ गया, ये 2 माइनस ये माइनस
1/4 माइनस 1/4, तो -2/4 मतलब -1/2, तो ये कितना आ गया, 3/2 आ गया। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका ट्रिगोनोमेट्री का हाइट एंड डिस्टेंस है। हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन हमेशा आसानी आता है, बस आपको लैंग्वेज को एक ही बार में मिस रीडिंग नहीं करना है, गलत रीडिंग नहीं करना है, आपको लैंग्वेज को एक ही बार में आपको पढ़ना है और समझ जाना है क्या करना है, ठीक है, धीरे धीरे पढ़ना है पहली बार। फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन लेवल ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। अच्छा, तो टॉप ऑफ द टावर क्या बोला जा रहा है आपका, 30 डिग्री बोला जा रहा है। टावर कितना है, टावर का हाइट दिया गया है 110√3। व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट पी, अच्छा ये पॉइंट पी है, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, मतलब यहाँ से ये डिस्टेंस, ये अगर वो है तो ओपी का वैल्यू आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो ये 30 है तो ये 60 हो जाएगा, क्योंकि एंगल ओ जो है 90 है। 30 के उल्टे तरफ, 30 के उल्टे तरफ अगर a√3 है तो 60 के उल्टे तरफ क्या आएगा, √3 हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो 110√3 इंटू √3, तो कितना आ जाएगा, 330 आ जाएगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। देखो इस तरह का जब क्वेश्चन आया हाइट एंड डिस्टेंस से, तो मैंने पहले भी करवाया है, मैं बार बार रिवाइज करवा देता हूँ आपको, सो दैट आपको ये कन्फ्यूजन ना रहे और पूरा डाटा होना चाहिए ये कि कहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, कहाँ पे डिवाइड करना है, ठीक है। तो जब इस तरह का क्वेश्चन है, आप ये मत करना कि tan 30 पुट करो या cot 30 पुट करो, उसके बाद आप x पकड़ो फिर वैल्यू निकालो, वो बहुत टाइम लग जाएगा। आपको सीधा ये फॉर्मेशन याद रहना चाहिए, हमेशा काम आएगा आपका। 45 होगा तो ये a, ये √2 है, क्लियर है। अगर 30 के उल्टे तरफ a है तो 60 के उल्टे तरफ √3 है, 90 के उल्टे तरफ क्या हो जाएगा 2 है। 60 के उल्टे तरफ अगर 3a है, 30 के उल्टे तरफ क्या हो जाएगा √3 है, और 90 के उल्टे तरफ क्या होगा ना 2 इंटू ए, जो 30 के उल्टे तरफ है उसका ही दुगना हो जाएगा। ये और एक बार देख लीजिए, 30 के उल्टे तरफ है √3 है, तो 60 के उल्टे तरफ √3 है इंटू √3, तो क्या आएगा 3 है, और 90 के उल्टे तरफ क्या होता है ना 2 ए होता है। अब यहाँ पे देख रहे हो जो 30 के उल्टे तरफ है उसका दुगना करना है, तो 2√3 है। क्वेश्चन है आपका सिंप्लीफिकेशन से, ठीक है। थोड़ा सा ये क्वेश्चन बड़ा पड़ेगा, कैसे करेंगे उसको देखिए पहले, ठीक है। पहली बात, इस तरह का क्वेश्चन के लिए ऐसा नहीं करना है कि आप पहले क्वेश्चन को यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी में पूरा लिख लो, फिर आप पूरा लाइन लिखते जाओ, पूरा लाइन लिखते जाओ और सॉल्व करते जाओ, ऐसा नहीं करना है, ज़्यादा टाइम ले लेगा, ठीक है। क्या करेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन को एक बार वेट, मतलब सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा क्वेश्चन को देखेंगे। मैं देख रहा हूँ इस क्वेश्चन का जो कोड है, कहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे और पीछे तक आएंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए कैसे करेंगे, देखिए पूरा नहीं लिखना है, बार बार बोल रहा हूं मैं। पहले ये जो पार्ट है इसको करेंगे बस। देखिए क्या आ रहा है, 3 माइनस 5 1 5 6, 6/5 माइनस 3/8, तो एलसीएम आ जाएगा 40, तो 3 से जाएगा तो 120, माइनस 5 8 40 तो 48, माइनस 8 5 40 तो 15, तो कितना आ रहा है 120, माइनस यहाँ पे आ रहा है 58 प्लस 5 तो 63, 120 माइनस 63, ठीक है। तो क्या करेंगे, 120 से माइनस 63 करेंगे, तो पहले 63 में से 60 गया तो 60 आ गया, 60 माइनस 3 तो 57/40 आ गया। आप अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, आगे वाला पार्ट देखोगे, तो ये वाला पार्ट का वैल्यू कितना आएगा, ये भी आएगा 57/40, ये दोनों तो कट गया, मतलब ये वाला पार्ट जो है, ये पूरा पार्ट जो है, ये पूरा पार्ट आपका 0 बन गया, ये पूरा पार्ट 0 बन गया। क्लियर है बात। हम लोग क्वेश्चन को पूरा नहीं लिखेंगे, बार बार बोल रहा हूं मैं, देखेंगे कहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट करना है, जो कोर एरिया है वहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा अब देखिए, तो यहाँ पे तो ये 0 बन गया, अब ये वाला पार्ट को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ये वाला पार्ट को, ठीक है। अगर ये वाला पार्ट को सॉल्व कर लिए तो ये थर्ड ब्रैकेट वाला पार्ट पूरा सॉल्व हो गया, फिर इसको देखेंगे। क्लियर है। अच्छा देखिए इसमें क्या आएगा, 4 दूनी 8 1 9, तो 9/4 आएगा, मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ, तो 9/4 आएगा, डिवाइडेड बाई क्या आएगा, 3 दूनी 6 7, 7/2। ध्यान रखना है यहाँ पे ऑफ है, तो डिवाइड से पहले ऑफ का ऑपरेशन होगा, तो पहले हम लोग को मल्टीप्लाई करना है, 3 के 3 4, तो 4/3, पहले इसको काटेंगे तो 2 आ गया। अब देखिए कैसे करेंगे, 9/4 और इधर आ रहा है 14/3। ऐसा नहीं कि इसको आप उल्टा करके लिखो, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, ठीक है।
देखिए क्या लिखेंगे, 3 को अगर 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 27, और 14 को अगर 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 54। क्लियर है इतना? अच्छा, तो आया क्या हम लोगों का, हम लोग का आया 2/8 माइनस 3/8 माइनस, ध्यान रखिएगा यहाँ पे माइनस है, 27/56। देखिए मैं इस चीज़ को बहुत ही तोड़ तोड़ के स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रहा हूँ, इसलिए एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में मेरा 4 से 5 मिनट जा रहा है। लेकिन आपको जब आइडिया क्लियर हो गया ना, आप जब ऐसे वीडियो देखते हुए प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, तो आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो आपका आइडिया क्लियर हो जाएगा, तो एग्जाम में आप खुद ही खुद जल्दी जल्दी करोगे। अब देखिए 56 है एलसीएम, 7 8 56, तो 8 दूनी 16, माइनस 8 7 56, तो 7 3 21, माइनस हो जाएगा आपका 27। कितना आ गया ना, आपका आ रहा है माइनस में ही तो आ रहा है, देखते हैं। तो यहाँ पे आएगा पहला दोनों में से -5, -5 और -27, तो -32 बाई आपका 56, तो 8 से काटेंगे, 8 4 32, और 7 से जाएगा तो 56, तो -4/7, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है? जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो आपको क्या करना है, आपको वीडियो को पहले ही पॉज कर देना है, पहले आप आपके हिसाब से कर लो, उसको करने के बाद आप देखो सॉल्यूशन में कैसे किया जा रहा है। क्वेश्चन है आपका सिंपल इंटरेस्ट से। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन हमेशा ही आसान आता है, हो सकता है क्वेश्चन का लैंग्वेज आसान है इसलिए कैलकुलेटिव हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा सा, ठीक है, तो एक ही बार में पढ़ के कैलकुलेशन को अच्छे से करना है। देखिए A certain sum on simple interest become इतना in 3 years and इतना in 5 years. If the rate of interest had been 2% more, then in how many years would the sum have doubled? अच्छा, तो पहला बात है हम लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करने के बाद उसको 2% से बढ़ा देंगे, फिर हम लोग बाकी का पार्ट देखेंगे। ध्यान दीजिए, पूरा लिखेंगे नहीं, 3 साल में इतना बन रहा है, 5 साल में इतना बन रहा है, तो 2 साल में इन दोनों का डिफरेंस, मतलब 2 साल का जो इंटरेस्ट होगा इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। कैसे करेंगे ना, इनके साथ इसके साथ अगर 400 जोड़ देंगे तो 50,000 आ जाएगा, 50,000। क्लियर है? तो 400 और इधर आपका 6,000, तो 6,400 है 2 साल का इंटरेस्ट। क्यों आ रहा है? क्योंकि ये जो है 49,600 जो है यह है अमाउंट, तो ये क्या है, यह है पी प्लस एसआई। तो जब हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस फाइंड करेंगे, तो दोनों तरफ पी कट जाएगा तो एसआई का डिफरेंस निकल के आएगा। ये सब बेसिक चीज़ है, ये एकदम बेसिक है, ये पूरा क्लियर रहना चाहिए। तो 1 साल का कितना इंटरेस्ट हो जाएगा, 3200 हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए हम लोग को क्या करना है ना, प्रिंसिपल को फाइंड करना है। इसके लिए हम लोग 3 साल का भी ले सकते हैं, हम लोग 5 साल का भी ले सकते हैं, लेकिन मैं पहले ही बोला है, पहले मैं इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करवा चुका हूँ। तो देखिए हम लोग वहाँ पे जाएंगे जहाँ पे ज़्यादा जीरो है, उससे क्या होगा, कैलकुलेशन आपका आसान हो जाएगा। तो 1 साल का है 3200, 5 साल का कितना हो जाएगा, 5 साल का इंटरेस्ट हो जाएगा 32 5 160, तो 5 साल के लिए जो इंटरेस्ट बनेगा दैट विल बी 160,000। अब 5 साल का अमाउंट कितना दिया गया है, यह है 5 साल का अमाउंट, ठीक है। तो 5 साल का प्रिंसिपल, 5 साल का तो प्रिंसिपल नहीं होता है, प्रिंसिपल क्या बनेगा, प्रिंसिपल बनेगा 56,000 माइनस 16,000, तो 40,000 हो जाएगा प्रिंसिपल, ठीक है। अब प्रिंसिपल है 40,000, अच्छा इंटरेस्ट कितना मिल रहा था 1 साल का 3200, तो 3200 बाई 40,000 इंटू 100, तो आप सीधा देख सकते हो 4 8 32 और 0 0 सब कट जाएगा, तो 8% हो गया आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। बोला जा रहा है क्या ना, 8% को 2% से बढ़ाओ तो क्या हो जाएगा 10%। तो प्रिंसिपल है हम लोगों का 40,000, तो इसका 10% मतलब क्या, 1 साल का इंटरेस्ट हो जाएगा 4,000 रुपया, 1 साल का इंटरेस्ट। क्लियर है? अब बोला जा रहा है इन हाउ मेनी ईयर्स वुड द सम हैव डबल्ड। डबल्ड मतलब क्या, मतलब अगर प्रिंसिपल पी है तो कितना साल बाद पी से 2p बनेगा। 2p क्या है, 2p में है, 2p के अंदर है, 2p जो है आपका अमाउंट है, तो इसके अंदर p भी है प्लस आपका एसआई भी है, तो एसआई क्या होगा, p के बराबर हो जाएगा। आप देख सकते हो अमाउंट जो है 2p माइनस पी, तो ऐसा ही हो जाएगा आपका p। क्लियर है क्या, ये लॉजिक क्लियर रहना चाहिए। एसआई जो होगा आपका p बन जाएगा, मतलब यहाँ पे एसआई क्या होना चाहिए, जब डबल हो रहा है तो 40,000 ही हो रहा है। अच्छा, 1 साल का इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 4,000 रुपया, तो 1 साल में 4,000 मिल रहा है, 40,000 इंटरेस्ट आपको लेकर आना है, तो कितना टाइम लगेगा, 40,000 बाई 4,000, तो 10 हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन है आपका डीआई का हिस्टोग्राम से।
क्या बोला जा रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। अगर तब समझ में नहीं आया तब हम लोग पीछे का जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है उसको पढ़ेंगे। बोला जा रहा है व्हाट इज द इंक्रीज परसेंटेज इन रिसिप्ट्स फ्रॉम 2017 टू 2018। ठीक है जी। अब देखिए दो डाटा दिया गया है, एक है रिसिप्ट, दूसरा है आपका एक्सपेंड। अच्छा, आपका बात हो रहा है सिर्फ रिसिप्ट में, क्लियर है। 2017 से 2018, तो देखते हैं हम लोग 2017 से 2018 मतलब 60 से लेकर 75। देखिए आप 60 से लेकर यह है 75। ठीक है, तो कितना बड़ा परसेंटेज इंक्रीज बोल दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे तीन तरह से आ सकता है, कितना परसेंटेज मतलब 2017 2018 के रेस्पेक्ट में कितना परसेंटेज बन रहा है ये बोला जा सकता है। आपको बोला जा सकता है कितना इंक्रीज परसेंटेज है, या डिक्रीज हो तो डिक्रीज परसेंटेज। तो ध्यान रखना है तीनों में से कौन सा दिया गया है क्वेश्चन में। तो 60 से लेकर 75 बन रहा है, मतलब क्या, कितना इंक्रीज हो रहा है आपका 15, इसमें 60 में इंटू 100, तो 15 4 60, तो 25% हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका ट्रिगोनोमेट्री से। देखिए इस तरह का क्वेश्चन ऐसा तो बहुत ही सिंपल है, बस आपको वैल्यू पुट करना है। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखिए, जब आप वैल्यू पुट कर रहे हो आपका सेंसेस सब खुला हुआ हो। ठीक है, क्योंकि इतना सारा वैल्यू एक के बाद एक आप जब पुट करेंगे ना, तो हो सकता है आप 1/√2 की जगह √2 लिख दो, या 1/2 की जगह 2 लिख दो। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है एंगल आप जब पुट कर रहे हो बहुत ही सावधानी से, और कोशिश करना है एक ही बारी में इसको, एक ही फ्लो में इसको ठीक करना। अगर ऐसा हुआ आप पहली बार किया आपका आंसर मैच नहीं किया, तो बीच में आप चेक करने के हालत में नहीं रहोगे, आपको फिर से दोबारा करना पड़ेगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या बोला जा रहा है, 2k ओके साइन 30 मतलब हाफ, कॉस 30 क्या हो जाएगा √3/2, कॉट 60 क्या हो जाएगा, tan 60 होता है आपका √3, तो कॉट 60 हो जाएगा 1/√3, दैट इज इक्वल टू कॉट 30 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। सेक 60, कॉस 60 क्या होता है, कॉस 60 होता है आपका हाफ, सेक 60 हो जाएगा आपका 2, tan 45 हो जाएगा 1, कोसेक 45, साइन 45 क्या होता है 1/√2, कोसेक 45 क्या है √2 का स्क्वायर होगा तो 2 आ जाएगा। कोसेक 30 देखिए कैसा होगा ना, साइन 30 होता है हाफ, तो कोसेक 30 हो जाएगा 2, तो 2 से 2 कट गया, √3 से √3 कट गया, ये 2 से 2 कट गया। अच्छा, के का यहाँ पे 2 से 2 कट गया, तो के का वैल्यू क्या आ गया, के का वैल्यू आ गया आपका 3, तो ऑप्शन ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसे तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है और बहुत फास्ट भी आप कर सकते हो, लेकिन आपको बस थोड़ा सा आप जब वैल्यू पुट कर रहे हो आपको यह भी ध्यान देना है कौन सा पे स्क्वायर है कौन सा पे नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा आपको चौकन्ना होकर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पे मैं टेबल ऐड करवा दे रहा हूँ, ठीक है, उन लोगों के लिए जिनको थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, आप जब सॉल्व कर रहे हो वीडियो को देखते हुए तो थोड़ा सा इसको रिवाइज करवा लेना अगर कन्फ्यूजन है तब। ऐसे तो ये क्लास 10 का कॉन्सेप्ट है, तो ज़्यादातर लोगों को ये कॉन्सेप्ट मतलब कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, सबको रटा हुआ रहता है, लेकिन हो सकता है किसी का हो सकता है प्रॉब्लम, तो उसके लिए मैंने टेबल ऐड करवा दिया। ठीक है, देखिए एक चीज़ समझिए, जब भी कोई क्वेश्चन मैं करवाता हूँ तो उसके अंदर जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट है या रिलेटेड अगर फॉर्मूला है तो मैं उसको रिवाइज के लिए यहाँ पे ऐड करवा देता हूँ। अगर किसी को लगता है कि मुझे तो ये टेबल पूरा रटा हुआ है तो ज़रूरत नहीं है आपको देखने का, ठीक है, आप आगे बढ़ जाओ। या अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप एक बार बस देख सकते हो एक बार रिवाइज के लिए, क्लियर है, क्योंकि रिवाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चैनल का नाम भी है रिवाइज। क्वेश्चन है आपका ट्रिगोनोमेट्री से। देखिए इस तरह का क्वेश्चन के लिए अच्छे से क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में लीजिए। ठीक है, ऐसे इस तरह का क्वेश्चन हम लोग जैसे tan स्क्वायर है तो हम लोग क्या जानते हैं, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1, तो tan स्क्वायर की जगह हम लोग सेक स्क्वायर a-1 पुट करके सेक ए का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, वहाँ से ए का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा। ये हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करके कर सकते हैं जो जनरली किया जाता है। ठीक है, लेकिन हम लोग को थोड़ा सा आगे बढ़ना है, टाइम बचाना है। ए का वैल्यू 0 से लेकर 90 के अंदर होना चाहिए, तो पॉसिबिलिटी लगभग क्या क्या आया, पॉसिबिलिटी आया आपका 45, 30 और आपका 60। ठीक है, तीनों में से एक होगा ए का वैल्यू, ऐसे ही आप ऑप्शन पे भी देख सकते हो। लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान दो, हम लोग को 5 के साथ सेक ए मल्टीप्लाई है, सेक ए, तो सेक ए का ऐसा कोई वैल्यू नहीं आएगा जिसके अंदर रूट है, क्योंकि रूट अगर आ जाएगा तब हम लोग उसको आसानी से सॉल्व नहीं कर पाएंगे।
क्लियर है बात। तो 5 इंटू सेक के, 5 इंटू सेक ए में सेक ए का ऐसा वैल्यू होना चाहिए जो मतलब फ्रैक्शन में हो, रूट नहीं हो। आप देख सकते हो सेक ए, जब सेक का बात हो रहा है तो 45 में रूट आता है, ठीक है, क्योंकि कॉस ए होता है, कॉस 45 होता है 1/√2, तो सेक ए हो जाएगा √2। अच्छा, जो 30 है, 30 में आप जानते हो कि कॉस 30 क्या होता है ना, √3/2 होता है, तो सेक ए क्या हो जाएगा, सेक ए हो जाएगा 2/√3। तो इसमें भी आपका √3 आ रहा है। लेकिन जो cos 60 होता है, cos 60 क्या होता है, cos 60 होता है आपका हाफ, तो सेक 60 क्या हो जाएगा, सेक 60 हो जाएगा 2। तो 5 इंटू 2 10, प्लस इधर देखिए tan² 60 मतलब √3 का स्क्वायर, तो 3 दैट इज इक्वल टू 30। तो ए का वैल्यू 60 डिग्री हो जाएगा। तो ऑप्शन ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो कभी कभी आपको इस तरह से भी सोचना है। आपका जो थिंकिंग है वो थोड़ा सा ब्रॉड होना चाहिए। ठीक है, आपको ऐसे सोचना है, हाँ मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ, हाँ मैं ऐसे भी तो सोच सकता हूँ। ठीक है, अगर इस तरह का थिंकिंग आप अगर आपके अंदर डेवलप करेंगे तो आपका क्वेश्चन में बहुत हेल्प करेगा। आपको बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होगा 25 में 1-2 कि हो सकता है कि आप बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए अब आंसर टिक कर दो। क्लियर है। और जहाँ पे जो उतना अच्छे से इस सेट के ऊपर काम नहीं किया है वो अगर ले रहा होगा इसको सॉल्व करके अच्छे से 30 सेकेंड 35 सेकेंड, आपका वहाँ पे 10 सेकेंड के अंदर बन जाएगा। तो टाइम आपको हमेशा बचाना है। क्वेश्चन है आपका जियोमेट्री का ट्राइंगल से क्या बोला जा रहा है, इन ट्राइंगल ABC। अच्छा, ABC एक ट्राइंगल है जहां पे AD जो है BC के ऊपर परपेंडिकुलर है, AD जो है BC के ऊपर परपेंडिकुलर है। AE इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। AE एंगल BAC मतलब ध्यान दीजिएगा ये वाले का जो बाइसेक्टर है दैट इज आपका AE। तो ये क्या है, बाइसेक्टर है, ये क्या है, ये है आपका AE। ऐसे तो ये फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट अभी फिलहाल के ईयर में पूछा जा रहा है, वो भी मैं बता दूंगा। देखिए, तो AE इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC मतलब देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, समान है। अच्छा, एंगल ABC जो है ये होता है 58 डिग्री, दिया गया है क्वेश्चन में। ABC जो है 58 डिग्री। ACB क्या है, ACB है आपका 34 डिग्री। तो फाइंड द मेजर ऑफ एंगल DAE, आपको फाइंड करना है क्या ना, आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है। ठीक है। अच्छा, देखिए इस क्वेश्चन को, ऐसे तो फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है, मैंने पहले ही बोल दिया, सबको रटा हुआ होता है फॉर्मूला इसका, तो डायरेक्ट आंसर टिक करता है। तो इस क्वेश्चन को अभी 2 तरीके से पूछा जा रहा है। जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट है मैं यहाँ पे ऐड करवा दिया। देखिए मैं पहले समझा देता हूँ फिर सॉल्व करेंगे। देखिए 2 केस होता है, ठीक है, 2 केस होता है, 2 केस में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आपको थोड़ा सा लैंग्वेज के ऊपर ध्यान रखना है कि कौन सा वाला केस मुझे पूछा गया है। एक केस होता है जो है आपका पहला केस जो है ये वाला, और दूसरा केस है ये वाला। पहला केस में क्या बोला जा रहा है ना, AD जो है आपका ये तो परपेंडिकुलर है, AE जो है ये है एंगल बाइसेक्टर, लेकिन कौन सा एंगल का, एंगल BAC का, मतलब ये एंगल का बाइसेक्टर है AE। क्लियर है चीज है, आपको ध्यान रखना है। AE जो है आपका BAC का बाइसेक्टर है, तब DAE का जो फॉर्मूला बनेगा दैट विल बी हाफ ऑफ B-C, हाफ ऑफ B-C। लेकिन अभी फिलहाल के यान में ऐसा भी क्वेश्चन CGL में ही आ चुका है जहां पे पूछा जाता है AE जो है ये वाला जो एंगल बाइसेक्टर है ये सिर्फ एंगल DAC इस एंगल का बाइसेक्टर है। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन में आया तब फॉर्मूला DAE का, वहां पे भी DAE ही पूछता है, तो वहां पे DAE का फॉर्मूला जो बन जाएगा दैट विल बी एंगल B-C, हाफ मल्टीप्लाई नहीं होगा। ठीक है, B-C/2 नहीं होगा। देखिए ज्यादातर केस में आपको ये वाला ही देखने को मिलेगा, ज्यादातर केस में, लेकिन अभी जैसे CGL में आ चुका है ये वाला भी, तो इसलिए मैंने बता दिया। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो AE जो बाइसेक्टर है ये कौन सा एंगल का दिया गया है, ये BAC का दिया गया है या DAC का दिया गया है। ठीक है, अगर BAC का दे देगा, पूरा का दे देगा, तो B-C/हाफ होगा। अगर सिर्फ DAC का दे देगा तो क्या होगा ना, B-C होगा। इस चीज का आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। क्लियर है बात। आगे देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे कौन सा वाला लगेगा ना, पहला वाला लगेगा। तो हाफ ऑफ B-C, हाफ ऑफ 38 - 34 कैसे करेंगे, पहले
सॉरी 38 में बोल रहा हूँ, 58 है, 58 है, 58 है। तो 58 से अगर 30 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। 28 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 24। तो इंटू 24, तो दैट विल बी 12। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अच्छा, मान लीजिए, मैं आपको मान लेने के लिए बोल रहा हूँ, मान लीजिए कि आपको याद नहीं है कि कौन सा वाले में बाई टू होता है, कौन सा वाले में बाई टू नहीं होता है, ठीक है, लेकिन आपको पता है बी माइनस सी तो जरूर होता है। क्लियर है बात? तो आप ऑप्शन में चेक कीजिए कि ऑप्शन में अगर बी माइनस सी होगा, अगर बी माइनस सी होगा तब क्या होगा, आंसर 24 होगा। अगर बी माइनस सी बाई टू होगा तब होगा आपका 12। क्लियर है? तो आप ऑप्शन पे चेक कीजिए कि 24 और 12 में से दोनों तो नहीं होगा, मतलब चांसेस कम है, हो तो सकता ही है। अगर एग्जामिनर आपको चाहे कंफ्यूज करने के लिए तो हो ही सकता है, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर केस में दोनों में से एक रहता है। तो आप उस हिसाब से टेक कर सकते हो। अगर आपको, मतलब ये मैं तब बता रहा हूँ अगर आपको कन्फ्यूजन है माइंड में, आपको फॉर्मूला सही से याद नहीं आ रहा है, या कौन सा केस में बाई टू होगा, कौन सा केस में नहीं होगा, आपको सही से याद नहीं आ रहा है, तब का बात कर रहा हूँ मैं। ये ध्यान रहना चाहिए ये, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन है आपका एलसीएम एचसीएफ से, ठीक है। प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है। मैंने आपको पहले ही बोला है, आपको एक से लेकर 100 तक जो प्राइम नंबर्स है, 25 प्राइम नंबर, वो पूरा आपको रटा होना चाहिए। देखिए, क्वेश्चन में बोला जा रहा है ए एंड बी आर टू प्राइम नंबर सच दैट ए ग्रेटर देन बी एंड देयर एलसीएम इज 209, द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी। अच्छा, देखिए, इस तरह का क्वेश्चन में कोई रूल नहीं है, ठीक है, आपको बस गेस करना है, आपको फाइंड करना है, ट्रायल एंड एरर से आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो पहली बात है क्या, पहली बात है आपको जो प्राइम नंबर है उसको अच्छे से कॉपी में लिख लेना है, तभी आपको जल्दी जल्दी पकड़ में वो आएगा। जैसे मैं अगर बेसिक लिख लेता हूँ 1 से लेकर 20 तक, तो क्या होता है, 1 होता है, 3 होता है, उसके बाद 5 होता है, 7 होता है, 11, 13, 17, 19, ये होता है 1 से लेकर 20 तक, ठीक है। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा देखने की कोशिश कीजिए। देखिए, एक चीज समझिए, आपको बोला गया है दो प्राइम नंबर का एलसीएम। अब प्राइम नंबर का सिर्फ दो ही फैक्टर रहता है, एक तो ओ नंबर, एक होगा एक, ठीक है। तो जब दोनों प्राइम नंबर का एलसीएम हम लोग बताएंगे, मतलब क्या, दोनों प्राइम नंबर का जो मल्टीप्लाई है, जो प्रोडक्ट है, वो है 209, ठीक है। अब 209 जो है, ये दो प्राइम नंबर से ऑब्वियसली डिविजिबल होना चाहिए। आप अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो देखिए एक चीज, ये 11 से और 19 से डिविजिबल हो रहा है, ठीक है। अब देखिए 11 से कैसे हो रहा है, अब हम लोग अगर ये करें कि ऑल्टरनेट प्लेसेस का सम करें तो 11, 9 प्लस 2 माइनस 0, तो 11 आ रहा है, तो 11 से तो डिविजिबल भी होगा। ऐसे भी आप चेक कर सकते हो, 11 1 11, 9 आ गया, 11 9 आपका 99, ठीक है। तो 11 से भी होगा, 19 से भी होगा, तो दो नंबर क्या बन गया, 11 और 19। या इसका कोई रूल नहीं है, आपको बस फाइंड करना है। अच्छा, अब पूछा क्या गया है, ए स्क्वायर माइनस बी। ध्यान दीजिए, ए ग्रेटर देन बी है, तो 19 का स्क्वायर माइनस है 11, तो 19 का स्क्वायर कितना होता है, आपको पहले ही बोला गया है 1 से लेकर 50 तक स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। तो 18 का 324, 19 का 361, 361 माइनस 121, लास्ट में 0 आना चाहिए। एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसका लास्ट में 0 है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। 1 से लेकर 100 तक जो प्राइम नंबर से आपको याद रहना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड करवा दिया। मैंने पहले भी समझाया था कि 7 माइनस 4 3 होता है, तो इसलिए ऐसे ही याद रखेंगे कि 4 के घर में, मतलब 40 से 50 और 70 से 80, इन दोनों घर में आपका 3 3 करके प्राइम नंबर आएगा, और 9 में सिर्फ अकेला एक ही आएगा, और 20 के बाद से जितने भी घर है सब में 2 2 करके आएगा, 2 2 करके आएगा, ठीक है। आप देख सकते हो 2 2 करके आ रहा है, सिर्फ 4 का और 7 का घर में 3 3 करके आएगा, ठीक है। तो आपको ये पूरा रट लेना है। 1 से लेकर 50 तक नंबर ऑफ प्राइम नंबर जो होता है 15 होता है। 50 से लेकर 100 तक नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स कितना होता है, 10 होता है। टोटल 1 से लेकर 100 तक 25 होता है। बहुत सारा छोटा मोटा स्टेट लेवल का जो एग्जाम होता है वहाँ पे ये डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन है आपका टाइम एंड वर्क से। क्या बोला जा रहा है, 5 men and 2 boys कैन डू work in 30 days as much work as 7 men and 10 boys can do in 15 days। फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है, लेकिन फिक्स पैटर्न का जो क्वेश्चन जब आएगा तब बात आएगा कैसे इसको हम लोग फास्ट सॉल्व करेंगे। देखिए, 5 men है, 5 men प्लस 2 boys, ये काम को करता है कितना दिन में, 30 दिन में। दैट इज इक्वल टू 7 men प्लस आपका 10 boys, ये काम को करता है कितना दिन में ना, 15 दिन में। अब हम लोग को यहाँ से एफिशिएंसी का रेशियो फाइंड करना है, ठीक है, मेन का और बॉय का।
क्लियर है बात। एक चीज ध्यान रखिए, जब इस तरह का इक्वेशन फॉर्म होगा ना, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मान लीजिए कुछ m दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ इतना b, ऐसा नहीं होगा, माइनस नहीं आएगा, ठीक है। तो अब सब आपको पूरा लिखने का जरूरत नहीं है, आप सीधा यहीं से कर सकते हो। मतलब मेरा बोलने का मतलब यही है, जैसे यहाँ पे देखो 30 और 5 कितना 150, और इधर 15 इंटू 7 कितना आया 105, तो इधर कितना आएगा 45। तो जैसे इधर 45 एम आ गया, पॉजिटिव आ गया, तो इधर भी आपका कुछ पॉजिटिव ही आएगा, ऐसा नहीं होगा कि इधर नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अच्छा देखिए, तो 150 माइनस 105 तो कितना आ गया 45 एम आ गया, दैट इज इक्वल टू, आप देखिए 15 इंटू 10 150, 150 माइनस 30 इंटू 2 60 आ गया, तो 150 माइनस 60 तो 90 आ गया, 90 बी। तो अब देखिए ये कितना आ गया, एम का आ गया आपका 2 एफिशिएंसी, और बी का आ गया आपका 1। ये आपको क्लियर आना चाहिए कैसे आ रहा है। हम लोग बोल सकते हैं एम इज इक्वल टू 2b, मतलब एक मेन जो है आपका एक दिन में जितना काम करता है, 2 बॉय मिलकर उतना काम एक दिन में करता है, ठीक है। मतलब मेन का एफिशिएंसी बॉय का एफिशिएंसी से दुगना है। क्लियर है। ये क्या है ध्यान रखिएगा, ये सब कॉन्सेप्ट में दिक्कत नहीं होना चाहिए, होता है आपका एफिशिएंसी। अच्छा अब क्या करना है, हाउ मेनी बॉयज शुड ज्वाइन 40 मैन टू डू द सेम वर्क इन 4 days। तो पूरा काम को 4 दिन में करना है, जिसपे से पहले से 40 मेन है, तो कितना बॉय हम लोग को चाहिए। बॉय का एफिशिएंसी कितना है, एक ही है, तो b इंटू 1 प्लस डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके मैं लिख रहा हूँ, देखिएगा आपको भी ऐसा ही करना है। 40 इंटू 2, क्योंकि मेन का एफिशिएंसी है 2, तो 80 बन गया। कितना दिनों का बात हो रहा है, 4 दिनों का बात हो रहा है, ठीक है। अब टोटल काम को इक्वल करना है, तो दोनों में से, इन दोनों में से किसी एक में हम लोग एम और बी का वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए पहले वाले में अगर करते हैं तो 5 दूनी 10 प्लस आपका 2, क्योंकि बी का एक है, इंटू 30, तो 4 3 12 आ जाएगा, ठीक है। तो बी का आ जाएगा आपका 10। तो कितना लड़का चाहिए, 10 लड़का चाहिए, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए जो फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है उसमें आपको हमेशा ये सोचना है कैसे मैं अपना स्पीड को बढ़ा सकूं, कैसे मैं इसको और भी फास्ट कर सकूं, ठीक है। क्योंकि जो फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है, अगर कोई भी बंदा उसको अच्छे से प्रैक्टिस करके आया है, वो उसको 15 से 20 सेकंड के अंदर सॉल्व कर लेगा, जैसा भी क्वेश्चन हो। क्वेश्चन है आपका डीआई का पाई चार्ट से। क्वेश्चन को देखते हैं, पहले क्वेश्चन को डायरेक्ट पढ़ेंगे, अगर समझने में थोड़ा सा दिक्कत हुआ तब हम लोग पीछे वाला जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है उसको पढ़ेंगे। क्वेश्चन में बोला जा रहा है इफ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स फ्रॉम ऑल 5 स्कूल इज रिप्रेजेंटेड एज ए पाई चार्ट, देन व्हाट विल बी द मेजर ऑफ द सेक्टर एंगल टू द नियरेस्ट इंटीजर कॉरस्पॉन्डिंग टू स्कूल बी। मतलब क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझिए, आपको फाइंड क्या करना है। पहली बात है नियरेस्ट इंटीजर है, मतलब कैलकुलेशन जो होगा अप्रोक्सीमेट होगा, चांसेस बहुत हाई है। अच्छा इसके साथ ही बोला जा रहा है, देखिए टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स फ्रॉम ऑल 5 स्कूल, अगर 5 स्कूल है, पांचों स्कूल का सिर्फ जो गर्ल्स है उसको अगर हम लोग पाई चार्ट में रिप्रेजेंट करें, ठीक है, तो बी के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कितना बनेगा। क्लियर है बात। यहाँ पे जो पाई चार्ट दिया गया है, ये पाई चार्ट है परसेंटेज में, ठीक है। दिया क्या गया है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, तो पीछे वाले डाटा को भी पढ़ लेते हैं। द गिवन पाई चार्ट शोज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स इन 5 स्कूल्स। अच्छा ये जो है मतलब हर एक स्कूल में स्टूडेंट का परसेंटेज दिखा रहा है, ठीक है। एंड द टेबल, नीचे एक टेबल है जहां पे आपको लड़की और लड़का का आपका रेशियो मिल जा रहा है, ठीक है। अच्छा अब आपको यह फाइंड करना है, तो जो दिया गया है यह दिया गया है आपका स्टूडेंट्स का, मतलब उसके अंदर बालक भी है बालिका भी है। क्लियर है। अच्छा और आपको फाइंड करना है एंगल के हिसाब से, दिया गया है परसेंटेज के हिसाब से, आपको एंगल के हिसाब से पाई चार्ट फाइंड करना है। एंड बोला जा रहा है सिर्फ गर्ल्स के लिए फाइंड करना है, ये भी एक बात है, और उसमें एंगल कितना बनेगा सिर्फ बी के लिए, यह है क्वेश्चन। अब देखते हैं, ठीक है। देखिए जो डाटा दिया गया है यहाँ पे, ए के लिए 28%, बी के लिए 15, सी के लिए 24, डी के लिए 18 और ई के लिए 15, तो ये सब मिला के तो 100 ही आएगा क्योंकि परसेंटेज में है। और देखिए यहाँ पे रेशियो आपको दिया गया है नीचे यहाँ पे, ठीक है। तो रेशियो देखिए हर एक स्कूल पे गर्ल्स और बॉयज का रेशियो दिया गया है।
तो अगर हम लोग पहला काम ये करें कि हर एक स्कूल के लिए हम लोग गर्ल्स का जो नंबर है उसको फाइंड कर ले, तब हम लोग अगर उसको पाई चार्ट में रिप्रेजेंट करेंगे तो 20 स्कूल के लिए गर्ल्स का एंगल कितना बनेगा वो हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, अगर रेशियो यह दिया गया है तो इसका टोटल क्या है, टोटल है 7, इसका है 5, इसका है आपका 8, इसका है आपका 3 और इसका है आपका 5। ठीक है, परसेंटेज दिया गया है, हम लोग मान लेते हैं ए का जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है दैट इज 28। ठीक है, जो परसेंटेज दिया गया है उसको ही हम लोग टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मान लेते हैं। उसके अंदर गर्ल्स का देखेंगे, फिर हम लोग टोटल के रिस्पेक्ट में सिर्फ बी में, स्कूल बी में कितना गर्ल्स है उसको देखेंगे, फिर पाई चार्ट का एंगल को फाइंड करेंगे। अच्छा, तो देखिए ए में गर्ल्स जो है आपका, ये है गर्ल्स ए बी सी डी ई। तो गर्ल्स जो है आपका ए में कितना होगा, टोटल है 7, 7 4 28, 28। गर्ल्स का रेशियो कितना है 3, तो 4 इंटू 3 12 हो जाएगा। बी में कितना है 15, 5 3 15 और 3 से 2 को मल्टीप्लाई करना है क्योंकि गर्ल है 2, तो 5 3 15, 2 6। सी में स्टूडेंट है 24, टोटल स्टूडेंट है 8, 8 3 24, 3 और 5, गर्ल्स है 5 तो 15। डी में 1:2, तो आपका 3 है, 3 6 18 और 1:2 है तो 1 है गर्ल्स तो 6 आ जाएगा। ई में 5 है, 5 3 15 और 3 4 12। तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितना हो गया ना, 18, 12 6 18, 18 और 15 33, 33 और 6 39, 39 और 2 41, 41 और 2 51, 51। ठीक है, तो 51, 51 है टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। अच्छा, किसका रिस्पेक्ट में फाइंड करना है, आपका एक्स मतलब बी का फाइंड करना है, बी का टोटल के रिस्पेक्ट में एंगल कितना बनाएगा, नहीं x/360 हम लोग बोल सकते हैं। तो देखिए x दैट इज इक्वल टू 6 इंटू 360 बाई है आपका कितना ना 51। तो 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 17 51। अच्छा, अब देखिए कैसे आएगा, 17 दूनी 34 तो 20 आ गया, 17 1 मतलब 21 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन 21 2 42, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये डीआई का अभी तक का थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था, मतलब लैंग्वेज में थोड़ा सा ट्विस्ट है और रेशियो भी है, पाई चार्ट भी है। ठीक है, आपको परसेंटेज में पाई चार्ट दिया गया है, बोला जा रहा है कि एंगल में अगर बनाएंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को अच्छे से आपको समझने का जरूरत है। क्वेश्चन है आपका जियोमेट्री का सर्कल से, क्या पूछा जा रहा है, सर्कल का सेंटर है ओ, AC and BD आर 2 कॉर्ड्स, AC and BD मीट एट E व्हेन प्रोड्यूस्ड एंड AB जो है आपका डायमीटर है। अच्छा देखिए ड्रॉ करते हैं, ये है आपका सर्कल। अच्छा, AC and BD 2 कॉर्ड है लेकिन AB जो है आपका डायमीटर है, तो पहले AB को बना लेते हैं। ये मान लीजिए B है, ये है A और ये मान लीजिए C है और ऐसे जाके मिल रहा है इसके साथ। ठीक है, तो ये C है, सॉरी ये C है, BD है, BD है, AC है, मीट करता है आपको E पॉइंट पे। अच्छा, अब क्या बोला जा रहा है, AB जो है डायमीटर है। ठीक है, AEB मतलब ये वाला एंगल दिया गया है क्वेश्चन में 36 डिग्री। अच्छा, उसके साथ कुछ बोला गया है क्या, आपको DOC फाइंड करना है, DOC मतलब आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है। क्लियर है बात। अच्छा, ये एक फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है, इस तरह का 2 कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आता है। ठीक है, पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा मैं इसको लगाऊँ क्या, कहाँ लगाऊँ, अच्छा इसको मैं यहाँ पर रखता हूँ, इस साइड आ जाएगा क्या, देखिए ये जो 2 थ्योरम है इसके ऊपर, मतलब जो नीचे वाला है इसके ऊपर क्वेश्चन को पूछा गया है, ऊपर वाले में भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, समझ लीजिए क्या है नहीं है। ऊपर वाले में क्या है, AB और CD 2 कॉर्ड है, एक पॉइंट पे मीट करता है सर्कल के अंदर, और बोला जाता है AOC जो है x डिग्री और B और D जो है y डिग्री। तो APC मतलब ये वाला एंगल और BPD ये क्या हो जाएगा, तो ये बनता है हाफ ऑफ x प्लस y डिग्री। क्लियर है बात। और दूसरा जो होता है, जैसा इस क्वेश्चन में पूछा गया है, AB
और DC दोनों को एक्सटेंड करते हैं तो P पॉइंट पे मीट करता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे AOC का वैल्यू पता है, BOD का वैल्यू पता है, तो APC या BPD जो होता है दोनों का डिफरेंस का बाई 2 होता है, ठीक है। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। डायग्राम आपको याद रहना चाहिए, तभी इस तरह का जो आपका थियरम है आप डायरेक्ट काम में ले सकते हो। अच्छा, देखिए आप कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए आपका यहाँ पे देखिए जो दूसरा वाला है इसके अकॉर्डिंग होगा, तो डी इज आप बोल सकते हो DEC या BEA जो है दैट इज 36 डिग्री। तो एंगल BEA जो है आपका 36 डिग्री दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल AOB माइनस एंगल COD, ठीक है। तो हाफ ऑफ AOB ये क्या हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 180 डिग्री, स्ट्रेट लाइन है 180 माइनस हो जाएगा आपका x। तो देखिए 180 माइनस x दैट इज इक्वल टू 72। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा आपका 108 डिग्री। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका एवरेज से। देखिए एवरेज का क्वेश्चन आसानी रहता है, कुछ कुछ केस में कैलकुलेटिव भी हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द एवरेज ऑफ 15 नंबर्स इज 30 while the average of 13 of these numbers is 32. If the remaining two numbers are equal, then what is each of the two numbers? अच्छा, 15 नंबर है जिसका एवरेज दिया गया है, 13 नंबर है जिसका एवरेज दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग सभी जानते हैं एवरेज का जो कॉन्सेप्ट है उस हिसाब से कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 13 जो नंबर है इन 13 नंबर का हम लोग सम फाइंड करेंगे जो होगा 13 इंटू 32। यहाँ पे 15 नंबर का करेंगे सम, तो 15 इंटू 30 तो यह आ जाएगा 450। इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो देखिए 13 3 अगर 30 में करेंगे तो 390, 390 प्लस आपका 26 तो 416। इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 450 माइनस 416 कितना आ जाएगा 34। 34 दो नंबर जो है इक्वली हैं तो डिवाइडेड बाई 2 तो 17 हो जाएगा आंसर। ऐसे हम लोग नॉर्मली करते हैं एवरेज के क्वेश्चन को, ठीक है। ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट आंसर। लेकिन मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा डेविएशन का कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूँ। इसलिए सिखाना चाहता हूँ क्योंकि डेविएशन का कॉन्सेप्ट जो होता है, अगर नंबर क्रिटिकल आ गया या मान लीजिए पॉइंट पे आ गया, जैसे यहाँ पे बोल दिया कि एवरेज है 39.7, तो आपको मल्टीप्लाई करने में दिक्कत होगा, या नंबर बड़ा दे दिया, तब डेविएशन से आप अगर करेंगे तो आपका क्वेश्चन आसान बनेगा। लेकिन आपका कॉन्सेप्ट भी डेविएशन का थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको उसमें क्लैरिटी रहना चाहिए, ठीक है। अच्छा देखिए कैसे करेंगे एवरेज से, सॉरी एवरेज का मतलब क्वेश्चन करेंगे डेविएशन से। देखिए अच्छे से समझिए, 15 नंबर जो है बोला जा रहा है हर एक का 30 करके है, ठीक है। मतलब जैसे 1 2 3 4 ऐसे ही आपका 15 नंबर है, एवरेज है 30, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि हर एक नंबर जो है 30 करके, कोई दिक्कत नहीं। अगर हर एक नंबर 30 करके हो गया तो आपका सम जो होगा 450 हो जाएगा, ठीक है, नॉर्मल बात। एवरेज मतलब हम लोग मान सकते हैं कि हर एक नंबर जो है 30 ही है, ठीक है। क्लियर है इतना? अच्छा अब देखिए यहाँ पे जो बोल दिया गया है 13 नंबर जो है उसका एवरेज जो है 32 है। मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे जो नंबर है, हर एक नंबर हम लोग मान सकते हैं कि हर एक नंबर जो है 32 है कि नहीं बताओ? क्लियर है इतना? लॉजिक पहले क्लियर होना चाहिए डेविएशन में, तभी आप डेविएशन को एग्जाम में अप्लाई कर पाओगे। अच्छा अब एक चीज देखिए, यहाँ पे तो 15 नंबर 30-30 करके है, लेकिन यहाँ पे 13 नंबर मतलब 32 करके है। तो हर एक नंबर क्या, हर एक नंबर 2-2 करके ज्यादा है कि नहीं? 32 माइनस 30 तो हर एक नंबर 2-2 करके ज्यादा है, ठीक है। तो इन 13 नंबर में कितना ज्यादा हो गया? 13 इंटू 2 26 हो गया। इतना क्लियर हुआ क्या बताइए? अच्छा अब देखिए एक चीज, मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे मान के चलो ये जो 15 मान के चलो एवरेज ऑफ 15 नंबर्स बोला गया ना, आप ये मान लो कि 15 बालक है, तो हर एक बालक के पास 30 करके एप्पल्स हैं, ठीक है, 30 करके एप्पल्स हैं, तो टोटल 450 एप्पल्स हो गए। और यहाँ पे जो 13 बालक है इन सबके पास 32 करके एप्पल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबके पास क्या 2-2 करके ज्यादा है, तो 2-2 करके अगर ज्यादा होगा तो टोटल कितना एप्पल ज्यादा होगा? 26 एप्पल ज्यादा होगा, है कि नहीं? लेकिन हम लोग का टोटल एप्पल तो कांस्टेंट ही है ना,
सबके पास 15 30 करके होगा तो 15 के पास 450 होगा, टोटल तो कांस्टेंट ही है। क्लियर है क्या अभी तक? अच्छा, तो मैंने क्या बताया, 13 जन के पास 26 एप्पल जो है ज़्यादा है। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे 13 के बाद जो 14 नंबर और 15 नंबर, इनका पास भी 30-30 एप्पल ही है। ठीक है, मैं इस साइड का बात कर रहा हूँ। ठीक है, इनके पास भी 30-30 एप्पल ही है। तो टोटल कितना एप्पल है इनके पास? इनके पास 60 एप्पल है। क्लियर है अभी तक क्या? अब मानिए बोला जा रहा है कि 32 जो है, मतलब यहाँ पे 13 जो बालक है उनके पास 32 करके है, तो ये जो 26 ये लोग ज्यादा लिए, ये कहाँ से लेगा? टोटल तो कांस्टेंट ही है, लेगा तो इसी के पास से ना, है कि नहीं बताओ? तो इसी के पास में अगर लेगा, ये लोग ज्यादा ले लिया 26 एप्पल, तो इनके पास रह क्या गया? ओरिजिनली कितना रह गया ना, 40 - 6 34 रह गया। अब दोनों के पास इक्वल नंबर है तो 34/2 17 हो गए फाइनल आंसर। ठीक है, मैंने आपको समझाया पूरा ब्रेक कर करके, इसलिए ज़्यादा टाइम लगा, लेकिन क्वेश्चन जो है डिवीजन से ज़्यादा फास्ट बनता है, और स्पेशली जब आपका नंबर्स क्रिटिकल हो। ठीक है, जो एवरेज दिया रहेगा पॉइंट पे, तब आपको मल्टीप्लाई करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। क्लियर है बात? जैसे मान लो ये दिया रहा 39.68, ऐसा अगर दिया रहा तब आपको कैलकुलेशन करने में दिक्कत होगा। तब एवरेज में ये जो डिवीजन का कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे से आपको हेल्प करेगा फास्ट सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन है आपका टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का। क्या बोला जा रहा है? जर्नी ऑफ 900 किलोमीटर है, कंप्लीटेड करता है 11 घंटे में। 2/5 ऑफ द जर्नी इज कंप्लीटेड एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, एट व्हाट स्पीड द रिमेनिंग जर्नी शुड बी कंप्लीटेड। अच्छा, तो देखिए 900 किलोमीटर डिस्टेंस है, सिंपल क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, 11 घंटे में कंप्लीट कर लेता है। अब बात हो रहा है 2/5, 2/5 मतलब 2/5 इंटू 900, कितना आ गया? 5 से काटेंगे तो 180 इंटू 2 तो 360। ये 360 क्या करता है? ये 360 किलोमीटर वो लोग कंप्लीट करता है कितना टाइम में? कितना टाइम में नहीं, कितना स्पीड में ना, 60 किलोमीटर पर आवर में। तो टाइम कितना लगेगा? टाइम हो जाएगा आपका 6 घंटा। क्लियर है? तो 6 घंटे में 360 किलोमीटर कवर कर लेता है। तो बाकी कितना रह गया? 5 घंटा। 5 घंटा में कितना करना है? 5 घंटा में 900 - 360 तो 600 - 40 तो 560 करना है आपका 5 घंटे में। तो 1 घंटे में कितना करेगा? तो स्पीड रहेगा आपका 108 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका रेशियो एंड पार्टनरशिप चैप्टर का, जो पार्टनरशिप कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर। एक अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिए। A, B and C invested इतना इतना एंड इतना रेस्पेक्टिवली फॉर ए बिजनेस एट द स्टार्ट ऑफ अ ईयर। अच्छा, तो A है आपका, B है एंड आपका C है। A ने कितना किया? 40,000, मैं बस 40 लिख रहा हूँ। B ने किया 80,000, मैं बस 80 लिख रहा हूँ। सॉरी, B ने किया आपका 48 और C ने किया 80,000। ठीक है, तो सिर्फ 80 लिख दिया, तीनों जीरो को मैं अभी छोड़ रहा हूँ। अच्छा, अब क्या बोला जा रहा है? बहुत ध्यान से समझिए। आफ्टर 6 months फॉर द रिमेनिंग टाइम ऑफ द ईयर, लेकिन मतलब क्या, पहले का 6 महीने को आप छोड़ दीजिए, लास्ट का 6 महीने में फॉर द रिमेनिंग टाइम ऑफ द ईयर A एडेड ₹4,000, B एडेड ₹4,000 while C withdrew 4,000 एवरी मंथ। अच्छा, टोटल प्रॉफिट दिया गया है, तो C का शेयर कितना होगा? तो मेन जो चैलेंज है यहाँ पे हम लोगों को, जो हम लोग जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो होगा, जिस रेशियो में इन्वेस्ट किया है उसी रेशियो में प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो अगर हम लोग को मिल गया, बाकी का काम हम लोग कर सकते हैं। अच्छा देखिए, ए, बी और सी ने पहले जो दिया एकदम ईयर के पहले, वो तो पहला 6 महीने चलेगा ही, बाद का भी 6 महीने चलेगा। ठीक है कि नहीं? तो हर एक जो है 40,000, 48,000, ये 80,000 सब 12 महीने करके ऐसे ही चलेगा। क्लियर है? ये क्लियर है क्या? अब बाकी का जो वेरिएबल है उसको हम लोग अलग से देखेंगे। ठीक है, जो अगला 6 महीना है, क्योंकि 40,000 यार के पहले हम लोग जब दे दिए तो 40,000 12 महीने तक तो जा ही रहा है। ठीक है, आगे अगर एक्स्ट्रा ऐड किया है तो उसको ऐड करेंगे, अगर एक्स्ट्रा विथड्रॉ किया है, उठा लिया है, तो उसको उठा लेंगे। ठीक है, देखिए। अच्छा, अब देखिए क्या है ना, अगला 6 महीने का मैं बात कर रहा हूँ। जैसे अगला महीना नंबर 7, महीना नंबर 8, महीना नंबर 9, महीना नंबर 10, महीना नंबर 11 और महीना नंबर 12। अच्छा, तो 7वां महीना में क्या हुआ ना, उसने
एक ए और बी का बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसने ए और बी ने 4000 कर करके ऐड किया, तो 7वां महीने में जो 4000 बना, 8वां महीने में फिर से 4000 ऐड किया तो कितना बना ना, 8000 बन गया। जो 9 मंथ है उसमें फिर से 4000 ऐड किया तो कितना बना, 12000 बन गया। ऐसे ही 16000 बनेगा। 11 में जो 11वां महीना है उसमें बनेगा 20000, और 12वां महीना में मिलेगा आपका 24000, ठीक है। तो इन सबको अगर ऐड कर देंगे तो लास्ट के 6 महीने में ए और बी ने कितना ऐड किया वो हम लोग को मिल जाएगा, और सी कितना निकल लिया वो भी हम लोग को मिल जाएगा। सी के लिए माइनस होता जाएगा, और ए और बी के लिए, ए और बी के लिए ये ऐड होता जाएगा, ठीक है। आप लोग ऐसे भी सोच सकते हो, जैसे मान लो जो 7वां महीना है उसमें उसने 4000 रुपया दिया। अब ये जो 4000 दिया, ये 4000 कितने महीने तक चलेगा ना, 6 महीने तक चलेगा। क्लियर है क्या। फिर उसने 4000 दिया 8वां महीना में, ये कितना महीने तक चलेगा, ये 5 महीने तक चलेगा। फिर जो मंथ नंबर 9 है उसमें फिर से 4000 दिया, ये कितना महीने तक चलेगा, 4 महीने तक चलेगा। क्लियर हो रहा है क्या मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ऐसे ही जो दिया 10वां महीना में वो 3 महीने तक चलेगा, 3 महीने तक मतलब 11 12 11 10 11 और 12, 3 महीना। ऐसे ही 2 महीने तक चलेगा जो बाद में दिया, और फिर 1 महीने तक चलेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे जीरोस को नहीं लिख रहा हूँ। 24 20 20000 16000 12000 8000 4000, ठीक है। तो दोनों सेम ही बात है, दोनों सेम ही बात है। क्लियर है। दोनों में से किसी भी लॉजिक से आप समझ सकते हो कि अगला 6 महीने में जो लास्ट का 6 महीना है उसमें ए और बी ने कितना ऐड किया या सी ने कितना आपका विड्रॉ कर लिया, निकाल लिया। तो इसको ऐड करना पड़ेगा। ऐड करके दोनों सेम ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे 24 से लेकर 4 4 घट के 4 आ रहा है, यहाँ पे 4 से लेकर 4 4 बढ़ के 24 आ रहा है, ठीक है, राइट साइड में। अच्छा अब देखिए कैसे करेंगे ना, गैप सेम है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 6, बाय है 2 इंटू लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म तो 28। आपका ये राइट साइड में भी यहाँ पे भी सेम ही होगा। अच्छा तो ये आ जाएगा आपका 28 इंटू 3 तो 84, ठीक है। तो आ रहा है आपका कितना ना 84 आ रहा है। तो हर एक में 84,000 ऐड होगा। ए और बी के लिए तो ऐड होगा, लेकिन सी के लिए जैसे उसने निकल लिया है तो माइनस हो जाएगा। ये लॉजिक क्लियर हुआ कि पहले जब 40,000 48,000 और 80,000 दिया वो 12 महीने तक तो चला, लेकिन बाद में जो वेरिएबल वाला बात है वो हम लोग को अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। ये लॉजिक आपके मतलब समझ में आना चाहिए तभी क्वेश्चन बनेगा। अच्छा अब देखिए काटाकुटी करेंगे, क्योंकि पूरा मल्टीप्लाई हम लोग नहीं करेंगे, थोड़ा सा काटाकुटी करके छोटा कर लेंगे। 40 इंटू 12 40 इंटू 12 प्लस है आपका 18, दोनों प्लस में है तो जो कॉमन लेंगे या जो काटेंगे वो दोनों पार्ट में काटना पड़ेगा। इसमें गलती नहीं होना चाहिए, ये लॉजिक क्लियर रहना चाहिए, ठीक है। अच्छा तो 12 से अगर काटते हैं तो 12 काट गया 12 7 84, 12 से काट गया 12 7 84, 12 से काट गया 12 7 84। तो यहाँ कितना आया, यहाँ आया 47:2, यहाँ कितना आया, यहाँ आया 55, यहाँ कितना आया इस टू 87, 80 माइनस 7 तो 73 आ गया। अब सी का शेयर फाइंड करना है तो 73 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इनटू कितना है 672 और 3 0, नीचे कितना आएगा तीनों को ऐड करना पड़ेगा। 40 50 90 90 और 70 160 और इधर 7 5 12 3 15 मतलब 175 आ रहा है, ठीक है। तो पहले हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग 25 से करते हैं, 25 7 175 और इधर 3 0 है तो 25 40 क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, ये इनटू है, ठीक है। अब 7 से काटेंगे तो 7 9 63, 7 9 63 और 7 6 42, ठीक है। तो लास्ट में एक 0 आएगा और यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 6 3 18 18 4 72, तो यूनिट डिजिट आ रहा है 2, मतलब लास्ट में 20 आएगा, ऐसा कुछ बनेगा। आगे तो कुछ भी रह सकता है, लास्ट में 20 बनेगा। ऐसा आपको एक ही ऑप्शन दिख रहा है जो है आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। देखिए नॉर्मली जिस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है वो सबको पता है, लेकिन यहाँ पे लास्ट के जो 6 महीना है वहाँ पे थोड़ा सा झोल कर दिया है, थोड़ा सा उसको वेरिएबल बना दिया है, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा टफ बन जाता है, ठीक है। तो उसको अच्छा खासा अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए, तभी आप इन्वेस्टमेंट का रेशियो फाइंड कर पाओगे, वो होगा आपका प्रॉफिट का रेशियो, तभी आप सी का शेयर फाइंड कर पाओगे। ये था आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन।
इसके साथ ही इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो के अंदर जितना भी क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन दोनों ही आप लोग पीडीएफ के फॉर्मेट में टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हो एट फ्री ऑफ कॉस्ट। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप में जाकर आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। इसके साथ ही अगर किसी को लगता है कि किसी भी क्वेश्चन में इससे भी बेटर अप्रोच हो सकता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ ही हम लोग का टीम का जो मेल आईडी है रिवाइज properly @gmail.com, यहाँ पे भी आप लोग मेल भी कर सकते हैं। अगर आपका कोई पर्टिकुलर सजेशन भी है तो भी आप लोग मेल कर सकते हैं। क्लियर है? अब क्वेश्चन आता है कि कैसे हम लोग वीडियोस को अपने काम में लें, अच्छे से यूटिलाइज करें, कैसे हम लोग वीडियो से प्रैक्टिस करें। ठीक है, ये भी थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए ये सब बहुत बेसिक सा चीज़ है, लेकिन बहुत लोगों का क्या होता है कि पूरा प्रॉपर आइडिया नहीं रहता है तो थोड़ा सा वो लोग भटक जाता है। ठीक है, चीज़ों को करता है लेकिन प्रोसेस जो होता है थोड़ा सा सही नहीं रहता। तो प्रैक्टिस कैसे करना है समझ लीजिए। आपने वीडियो को स्टार्ट किया, वीडियो को स्टार्ट करने के बाद क्वेश्चन को देखते ही आपको पॉज कर लेना है। पॉज करके आपको क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना है। ठीक है, हो सकता है कि आपका अप्रोच बेटर ना हो सकता है आपको टाइम ज़्यादा लगे लेकिन किसी भी तरह आपको आंसर तक पहुँचना है। इसके बाद आपको वीडियो को देखना है। अगर आपने देखा कि अप्रोच कुछ बेटर है आपसे तो आप सीख लीजिए अप्रोच को अच्छे से, क्या किया गया है समझ लीजिए। ठीक है, अगर देखा कि सही अप्रोच है आपका भी और वीडियो का भी, तब आप आगे बढ़ जाइए। ठीक है, ये पॉज वाला बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन में आपको पॉज करके ज़रूर से ज़रूर खुद से खुद आपको पहले ट्राई करना ही है, तभी आपको ये प्रैक्टिस काम में आएगा। क्लियर हुआ बात? ओके, नेक्स्ट देखिए, जितना क्वेश्चन है उसका आपने पहली बार वीडियो के साथ प्रैक्टिस तो किया, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जहाँ पे क्वेश्चन जो है एक ही फ्लो पे आपका नहीं बनेगा। अब ये जो फ्लो टूट रहा है ये किसी भी तरह से हो सकता है कि आपको क्वेश्चन नहीं बने आपसे, हो सकता है क्वेश्चन को आपने मिसरीड किया, आपको सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लग गया, हो सकता है आपको कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ। ठीक है, किसी भी तरह का फ्लो टूटने वाला अगर बात हुआ मतलब क्वेश्चन मेरा पहला फ्लो में नहीं बना, अगर ऐसा हुआ तो तुरंत आपको उस क्वेश्चन को मार्क कर लेना है और एटलीस्ट 1 वीक का गैप देना है। गैप देने के बाद उस क्वेश्चन को रिवाइज करना है। आप देख ही रहे हो चैनल का नाम भी है रिवाइज, इसीलिए चैनल का नाम रिवाइज रखा गया है, सो दैट जब भी आप चैनल का कुछ भी देखो, चैनल से जुड़े रहो, तो आपको हमेशा ये दिमाग में आना चाहिए कि मुझे इस चीज़ को रिवाइज करना है जो मैंने पहले पढ़ा है। हो सकता है वो मैथ हो सकता है वो जीके हो सकता है करंट अफेयर्स हो। क्लियर है बात? अब आपको रिवाइज, जितना क्वेश्चन आपका अटक गया या पहला फ्लो में नहीं बना, आपको उसको उतना बार रिवाइज करना है जब तक वो आपका पहला फ्लो में नहीं बन रहा है। अब यहाँ पे भी बात आता है, ये जो कितना बार रिवाइज करना है ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर। हो सकता है आपके लिए वो 2 हो, किसी और के लिए वो 4 हो, या किसी और के लिए वो एक ही बार हो। ठीक है, लेकिन जब तक वो पहला फ्लो में नहीं बन रहा है, 1 वीक का गैप भी देना है, इंपॉर्टेंट है। जब तक 1 वीक के गैप में वो पहला फ्लो में नहीं बन रहा है तब तक आपको उसको रिवाइज करना है। क्लियर है बात? खुश रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और फिलहाल अभी ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, मेहनत करते रहिए एंड सही टाइम का वेट कीजिए। थैंक यू।